दोस्तों, जब भी हम घर से कार खरीदने के लिए निकलते हैं तो हमारे माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं और कुछ चीजें हम पहले से ही रिसर्च कर चुके होते हैं कि कौन सा वेरिएंट लेंगे, कौन सा इंजन लेंगे, क्या इंजन ऑयल डलाएंगे, कौन सी कार कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है कितनी सर्विस के बाद। इन सारी चीजों को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि मैं कार किस टाइप की खरीदूं, क्योंकि अगर आपने यही गलत सेलेक्ट कर लिया ना तो काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर हैचबैक्स आती हैं, उसके बाद मिनी एसयूवी या जिसे माइक्रो एसयूवी बोलते हैं वो आती है, फिर कॉम्पैक्ट एसयूवीज आती हैं, उसके बाद कॉम्पैक्ट सिडैन आती हैं, फिर सिडैन आती हैं, मिड साइज एसयूवी, फुल साइज एसयूवी। अभी जितने भी अलग प्रकार की गाड़ियां हैं ना दोस्तों, ये आपको अलग अलग फायदे और नुकसान देती है। अगर आप एक गलत तरीके की कार घर ले आते हो, मैं आपको बता रहा हूं, आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग तो परेशान हो गए, पहले दूसरे साल में ही कार बेच देते हैं। उसके बाद आप खुद गैस कर सकते हो कितनी परेशानी होती होगी भैया कि ईएमआई के इश्यूज आ रहे हैं, ओनरशिप ट्रांसफर के इशू आ रहे हैं, कोई रीसेल नहीं मिल रही। इनफैक्ट दोस्तों, रियल लाइफ में भी मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, इनफैक्ट मुझे कमेंट्स भी आते हैं जिन्होंने ये तक बताया है कि गलत कार की वजह से अब वो पार्क ही नहीं हो पा रही, पहले ही 6 महीनों के अंदर गाड़ी बेचनी पड़ गई। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपको किस तरीके की कार लेनी चाहिए, किस तरीके की कार आपके ऊपर सूट करेगी। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। चलिए शुरू कर दें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे कॉमन कार जो हमारे देश में सबसे ज्यादा आपको नजर आती हैं, ये होती है हैचबैक कार्स। इनफैक्ट मुझे लगता है हैचबैक के अंदर भी दो कैटेगरी है, जिसमें मिनी हैचबैक होती है, जहां पे आपकी ऑल्टो आती है, एस्प्रेसो आती है, क्योंकि उनकी जो लेंथ है 4 मीटर से भी कम होती है। उसके बाद आपकी हैचबैक्स आती है, जहां पे आपको देखने को मिलेगी एल्ट्रॉस, स्विफ्ट, बलिनो, फ्रॉन्क्स। अब फ्रॉन्क्स एक डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो हैचबैक जो है रोड पे काफी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि साइज में छोटी होती है और इनको चलाने में अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। ज्यादातर जो बिल्कुल न्यू ड्राइवर होते हैं वो हैचबैक को प्रेफर करते हैं। दोस्तों, एक तो जो हैचबैक होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ही एक ऐसी इमेज क्रिएट कर देती है कि ये चलाना सबसे आसान होगा, क्योंकि वो दिखने में एक डिसेंट साइज की कार लगती है। तो कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी से जब आप ड्राइविंग करना सीखते हो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करती है कि यार मेरी कार छोटी है, और आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है कार चलाने का। तो जैसा मैंने बोला, अगर आप एक न्यू ड्राइवर हैं तो आपको जरूर हैचबैक की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ड्राइविंग स्किल से मैच करेगी। धीरे धीरे वक्त के साथ आप काफी अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं। इन कार्स की प्रॉब्लम अक्सर ये होती है, इनकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कम होती है, यानी कि जमीन से टकराने के ज्यादा चांसेस होते हैं अगर कार के नीचे कोई पत्थर आ जाए, ब्रेकर्स वगैरह हो, या फिर कोई एक अजीब सी चढ़ाई हो। इनफैक्ट इन कार के अंदर जो है 5 लोगों के बैठने के हिसाब से रूम होता है, पर बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड सा होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब कम स्पेस आपको लगेगा। तो इन कार का जो लेग रूम होता है, या फिर जो स्पेस मैनेजमेंट होता है, या फिर व्हील बेस जिसे आप बोल सकते हो, वो भी काफी सही नहीं होता है। 4 लोगों के लिए ये गाड़ी बेस्ट है, और अगर आप फिर भी 5 बिठाना चाहो, आप लोगों की फैमिली में काफी प्यार है, आप मैनेज कर सकते हो, सो इट डज नॉट मैटर, आप 5 भी बिठा सकते हो, आराम से चला सकते हो। हैचबैक श्रेणी में कुछ काफी ज्यादा जो फेमस कार्स है उसमें आती है वैगनआर, या फिर आपकी आती है स्विफ्ट, एल्ट्रॉस, टाटा की टियागो। काफी कार्स है जो आपको काफी अच्छे फीचर्स इन कार्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आप एक ऐसे ड्राइवर हैं कि आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना समझना है अभी कि सस्पेंशन क्या है क्या नहीं है, आप वैसे ही पहली बार ड्राइव कर रहे हो, आप बाइक से कार पे जा रहे हो, तो वो भी ऑलरेडी एक अपग्रेड ही होता है। तो स्पेशली इसके लिए एक्स्ट्रा लोन बढ़वाकर ऊपर वाले सेगमेंट में जाने का मुझे कोई सेंस नहीं लगता है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं और आप चाहते हो कि यार मैं एक ही बार चीज लूंगा, तो मैं कम से कम थोड़ी ठीक ठाक चीज लूं कि कल को अगर मैं 2-3 साल बाद ड्राइविंग सीख भी लेता हूं, तो आने वाले 5-7 साल में मैं उस कार को अच्छे से मैनेज कर पाऊं, मुझे ज्यादा दुख ना हो। तो दोस्तों, इसी के चलते कंपनीज ने माइक्रो एसयूवी, या फिर जिसे आप मिनी एसयूवीज कहते हो, उनको भी मार्केट में उतार दिया। सबसे फेमस जो मिनी एसयूवी है वो है टाटा पंच। इसकी कंपटीशन में आती है Hyundai एक्स्टर, इनफैक्ट मारुति की इग्निस भी आती है, पर कुछ लोगों को वो हैचबैक ही लगती है, वो उसको एसयूवी में काउंट नहीं करना चाहते, पर वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको दिखने में वो भी लगती हो तो वो आपकी मर्जी है। इन कार्स में क्या होता है, ये हैचबैक से थोड़ी सी कॉस्टली होती है, पर इनका जो स्पेस मैनेजमेंट है स्लाइटली बेटर होता है। इनफैक्ट जो इनकी रोड अपीयरेंस होती है थोड़ी बहुत सिमिलर होती है कॉम्पैक्ट एसयूवी जितनी। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे मान लो आपकी एल्ट्रॉस या फिर एस्प्रेसो जा रही है और उसके साथ में स्विफ्ट चल रही है, तो काफी थोड़ा सा डिफरेंस आपको महसूस होगा इन दोनों कार्स के अंदर। तो यानी कि अगर आप माइक्रो एसयूवी या मिनी एसयूवी को, फॉर एग्जांपल पंच को नेक्सॉन के साथ खड़ा करोगे, तो काफी माइनर डिफरेंस लगता है, पर लगता है कि हाँ भाई नेक्सॉन जो है एक अपर कैटेगरी की गाड़ी है। तो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, थोड़ा सा अच्छा एहसास चाहिए शुरुआती जो होता है एसयूवी वाला, रोड की जो विजिबिलिटी है और जो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स है वो भी अगर आपको थोड़ा सा बेटर चाहिए, तो आप डेफिनेटली पंच और एक्सर की तरफ भी जा सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आती है ऐसी कार्स जो आज की डेट में ना इंडिया में रूल कर रही है। ये मतलब इनकी जो ग्रोथ है ना बहुत तेज हुई है। इन शॉर्ट, ये जो कैटेगरी है ना, ये हैचबैक्स की सेल खा गई। ये अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी, जिसकी जो टॉप मोस्ट फेमस कार्स हैं आज की डेट में इंडिया में, वो आती है टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, या फिर आपकी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO,
वेन्यू, सोनेट, अब काइलैक भी आ गई है और सिरोस भी आ गई है। ये जो कार है ना ज्यादातर उन लोगों को सूट करती है जो ऑलरेडी हैचबैक चला चुके हैं पर अभी उनका बजट टाइट है, पर वो सीधा और ऊपर ज्यादा महंगा नहीं जा सकते। उनको 15 लाख नहीं लगाने, 13 लाख नहीं लगाने, वो 13 लाख से नीचे नीचे ही कोई बढ़िया कार चाह रहे हैं। यानी कि अब वो एक लेवल ऊपर भी चले गए, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंशन और ज्यादा ट्यून है, बूट स्पेस और ज्यादा बढ़ जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाती है, इंजन की पावर बढ़ जाती है। इनफैक्ट कार का जो ओवरऑल सिटिंग स्पेस है वो भी 5 लोगों के लिए और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। रोड पे जो लुक्स होती है वो थोड़ी सी और बड़ी कार की आपको मिलती है। तो यानी कि अगर आप कोई ऐसे ड्राइवर हो जो ऑलरेडी एक हैचबैक चलाकर उसको बेचकर अपग्रेड करना चाहता है, तो आप डेफिनेटली इस सेगमेंट में जंप कर सकते हो। या फिर इनफैक्ट अगर आप कोई ऐसे ड्राइवर हो कि आप न्यू ही सीख रहे हो पर आपको अपनी ड्राइविंग पे खूब भरोसा है कि यार मैं अच्छे टाइम पे बाइक सीख गया था फटाफट से, मैं साइकिल भी बहुत जल्दी सीख गया था, स्कूटी तो मैंने आंख बंद करके चला दी थी, तो अगर आपको लगता है कि भैया कार भी आप कुछ महीने चलाकर बिल्कुल प्रो खिलाड़ा बन जाओगे, तो आप डायरेक्टली कॉम्पैक्ट एसयूवी पे भी जा सकते हो। तो वहां पर भी मुझे लगता है आप आराम से उसे मैनेज कर पाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है दोस्तों, वहां पे आपको मिलती है कॉम्पैक्ट एसयूवी। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है ना कार्स का, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट एसयूवी है और जो मिड साइज एसयूवी है, इसके अंदर आपकी आती है Hyundai क्रेटा, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, किया सेल्टोस एंड होंडा एलिवे। वैसे तो यहाँ पे टाटा की कर्व भी अवेलेबल है, वो कूप एसयूवी है, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। पहले इस सेगमेंट को समझते हैं। अब कई लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन आया, मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि यार ब्रेजा खड़ी हुई और क्रेटा खड़ी हुई कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, तकरीबन सिमिलर ही लगता है, तुम ज्यादा पैसे क्यों लगाएं, हम नेक्सॉन भी ले सकते हैं, 3XO भी बराबर सी ही लगती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों कार्स के साइज के अंदर जो लंबाई है इनकी सिर्फ 300 mm का डिफरेंस होता है। ये 4300 mm की कार्स होती है और जो कॉम्पैक्ट एसयूवी होती है वो आपकी 4 मीटर की होती है, यानी कि 4000 मिलीमीटर की। अब दोस्तों जो क्रेटा, ग्रैंड विटारा, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, इनके अंदर बैठने के बाद जो आपको व्हील बेस मिलता है ना, यानी कि जो पैर फैलाने की जो स्पेस है या फिर जो 3 लोगों का शोल्डर रूम है, वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 2600 mm का व्हील बेस आता है यहाँ पे। इनफैक्ट इन कार्स का बूट स्पेस भी ज्यादा होता है, तो यानी कि आप ज्यादा सामान कैरी कर सकते हो, तो कंफर्ट काफी ज्यादा अच्छा होता है। पर अब अगर हम बात करें ना वापस कॉम्पैक्ट एसयूवी की, यहाँ पे 2 कार ऑलरेडी ऐसी है जिन्होंने यहाँ भी जुगाड़ लगा लिया भाई। इन्होंने इतना दिमाग लगाया कि कंज्यूमर को क्यों खर्चवाने हैं 13-14 लाख, एक काम करते हैं 10-11 लाख की रेंज में ऑप्शन निकालते हैं। तो इसी तरह ना आपकी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO आती है, जिसमें ऑलरेडी अंदर बैठने का इतना ही स्पेस है जितना क्रेटा, ग्रैंड विटारा में आता है। और साथ ही में अब किया की सिरोस आती है। इन लोगों ने तो भाई क्या करा, रिक्लाइनिंग सीट्स ही लगा दी, यानी कि पीछे की सीट को और पीछे कर लो भाई, वो पीछे को सरक जाएंगी, जो आपका बूट स्पेस होता है उसमें से थोड़ी सी जगह यूज कर लेगी और आपका लेग रूम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है ना, ये सबसे खतरनाक है भाई। इसमें इतना दिमाग लगाती है कंपनी, इन्होंने छोटी गाड़ियों के अंदर ही पैनोरामिक सनरूफ लगा। नेक्सॉन में, एक्सयूवी 3XO में, किया सेरोस में, लो भाई पैनोरामिक सनरूफ लो और मजे करो। तो यहाँ पे आपको तभी पैसा लगाना है जब आपको ना थोड़ी सी और बड़ी कार चाहिए हो, यानी कि अगर आपके पड़ोसी के पास ऑलरेडी नेक्सॉन है, 3XO है, पर आपके पास 13-14 लाख रुपए, आपको थोड़ा स्टेटस और ऊपर का चाहिए, तो आप क्रेटा ले सकते हो, क्योंकि वो अपर सेगमेंट की कार मानी जाती है। या फिर आप चाहो तो ग्रैंड विटारा ले लो, एलिवेट ले लो, टाटा कर्व ले लो, जो आपका मन करे। अब अगर टाटा कर्व का नाम आ गया है, तो इसके ऊपर जो कूप एसयूवी एक सेगमेंट आता है, जहां पे आपकी सैटर्न की बसाल्ट आती है, टाटा कर्व आती है। ये कुछ नहीं है, 4300 mm वाली ही सेम कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बस इसका जो रियर प्रोफाइल है ना, वहां पे थोड़ा स्लोप टाइप होता है, तो वो एक अलग यूनिक वाइब देता है। इसके अंदर कुछ नया नहीं है, यानी कि बॉडी, ड्राइविंग डायनामिक्स सब कुछ आपको ना तकरीबन सिमिलर ही है। बस एक कार का जो लेआउट है ना, जो डिजाइन है, बस वो एक यूनिक चीज मिलती है। तो वहां पे अगर आप जाना चाहो डिजाइनिंग के लिए जा सकते हो। अब दोस्तों इसके ऊपर आपको तब जाना है जब आपका बजट बढ़िया हो, कि भैया 15 से 20 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हो, तो यहाँ पे आपको काफी ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आती है आपकी सबसे फेमस कार XUV 700। कुछ नाम जैसे होते हैं टाटा सफारी या फिर आपकी हैरियर। कुछ दिनों से इनकी सेल्स कम है, पर काफी इन्होंने नाम अर्न करा है। पहले यही गाड़ियां आई थी, उसके बाद XUV 700 आई। सफारी तो इनफैक्ट भैया कई डिकेड हो चुके हैं, बहुत पुराना नाम है टाटा सफारी। यहाँ पे आपको MG की हेक्टर भी देखने को मिलती है, Hyundai की अल्काजार भी आती है, और अब तो भैया टाटा की सियरा भी रिटर्न मार रही है। तो इनमें तो क्या है ना भैया, ग्राउंड क्लियरेंस हो, सस्पेंशन हो, ये एक्चुअल SUV वाली कार होती है, जिनमें आपको वाकई में SUV वाला भोकाल मिलता है। अब अगर भोकाल का नाम आ जाए और स्कॉर्पियो की बात ना करें, तो ये सही नहीं होगा। तो इसीलिए भी स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा मिलती है। इनकी टायर की प्रोफाइल भी अलग होती है, सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, अंदर बैठने का स्पेस, भारी भरकम 2000 सीसी वाले, 2200 सीसी वाले इंजन। तो यहाँ पर ये वो चीज है जहां पे आप दिमाग लगा सकते हो। अब कुछ लोग ना इस तरीके के होते हैं कि यार मुझे ना अभी भी ना कार छोटी ही चाहिए, मैं ज्यादा लंबी टर्न नहीं मारूंगा, मेरे को मजा नहीं आता, या मुझे कोई अलग आइटम दे दो। तो यहाँ पे महिंद्रा ने खेला और थार उतारी। थार की जो हाइट है, ब्रेजा नेक्सॉन की जो हाइट है, जो लंबाई है, ऑलमोस्ट बराबर है, पर क्या है वो चौड़ी ज्यादा है। तो थार में बैठ के मतलब एक कमरा ही जा रहा है पूरा आपके साथ, वो वाली पूरी वाइब है कि भैया चलो स्पेस ही स्पेस है। हालांकि जितनी चौड़ी वो कार है, बैठने में अंदर उतना स्पेस नहीं है, उसके मजा नहीं आएगा उस हिसाब से।
पर अगर आपको थोड़ा टोरेबाजी करनी है, घूमना है, पहाड़ों पे जाना है, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी है, मजे लेने हैं, 4x4 करके और ऑफ रोडिंग करनी है, तो वो आपकी चॉइस है। तो अगर हम मुद्दे पे आते हैं, मान लो किसी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी टाटा नेक्सॉन से भी पूरी हो सकती थी, पर वो भाई जाके टाटा सफारी ले आया। अब वो सोच रहा है कि भैया मेरे पास तो पर्सनल पार्किंग थी ही नहीं, मैं बाहर खड़ा कर रहा हूँ, वहां पे रोड पे बच्चे जा रहे हैं पेन पेंसिल चलाते हुए गाड़ी पे, अब क्या होगा? तो मेरी सबसे पहले तो यही सलाह रहेगी आपको कि भैया आपके पास अगर पर्सनल पार्किंग नहीं है और कोई ऐसे एरिया में आप रहते हो जहां पे उंगलीबाजी ज्यादा हो रही है, चीजों पे छेड़छाड़ हो रही है ना, चलता रोड है, ठुकने के भी चांसेस है, तो 10-12 लाख रुपए से महंगी गाड़ी को इस तरीके से छोड़ के खड़े करना सही नहीं है। बाकी आपकी चॉइस है, पैसे तो आपके भैया, आप तो सेठ ही जियो, क्योंकि फिर उसमें क्या है ना, आपको मेंटेन ज्यादा करनी पड़ेगी, खड़ी रहेगी। अगर आप मेंटेन कर सकते हो भाई, साल के 30,000 रुपए 20,000 रुपए और लगा के इसको पूरा चमचम भी रख सकते हो, तो वो भैया आपकी मर्जी है। इनफैक्ट आप अपने शहर में कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। अगर आपका काम छोटी कार से भी बनता हो, तो अगर आप बड़ी गाड़ी नहीं चलाओगे तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी बच सकता है। तो ये कुछ बातें नैतिक मूल्यों वाली हैं, वो तो आपके ऊपर है, आप उस तरीके से कार लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो। पर इंडिया में तो भैया बड़ी कारें लोग ले रहे हैं, क्योंकि जिसके पैसे भाई उसकी मर्जी। अब यहाँ पे सिडान वाले अपसेट हो रहे होंगे, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, सिडान के बारे में भी बात करेंगे। सिडान में फिलहाल 2 कैटेगरी काफी फेमस है। एक तो आपकी आ रही है कॉम्पैक्ट सिडान। कॉम्पैक्ट सिडान का जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है स्विफ्ट डिजायर, और यहाँ पे hyundai की ऑरा भी आती है, होंडा अमेज आती है। अब आप लोगों के मन में आ सकता है कि यार कॉम्पैक्ट सिडान और सिडान में क्या फर्क? तो ये फर्क कुछ उतना ही है जितना कि आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी और फिर फुल साइज एसयूवी में आता है। यानी कि जो डिफरेंस आपको थोड़ा सा लगेगा टाटा पंच में बैठ के या सफारी में बैठ के, जो कॉम्पैक्ट सिडान होते हैं इनकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स होते हैं थोड़े से बेटर होते हैं अगर हम उसको एसयूवी से कंपेयर करते हैं। पर कॉम्पैक्ट सिडान जो है ना, आपको एक्चुअल वो वाइब या फिर वो मजा नहीं दे सकती जो बड़ी सिडान में आता, जो फुल साइज सिडान होती है। अब जो फुल साइज सिडान होती है नॉर्मली आपकी 44 से 45 mm तक इनकी लेंथ होती है। तो यहाँ पर जो सबसे फेमस सिडान्स है, इसमें आइकॉनिक होंडा सिटी है, कहीं ना कहीं तो आपने इसका नाम सुना ही होगा ऑब्वियसली। और आज के डेट में जो कार्स लीड करती है वहां पे अपनी आती है वर्टस, वॉक्सवैगन की, या फिर स्कोडा स्लाविया आती है। इवन hyundai वर्ना काफी पुराना नाम है भाई, वो भी काफी ज्यादा फेमस है इस फुल साइज सिडान की अगर मैं बात करूं। तो इनको चलाने का क्या मजा है भाई, रोड पे चिपक के चलती है, इनकी जो माइलेज होती है वो भी काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो कार के ड्राइविंग डायनामिक्स हैं कार की अच्छी माइलेज निकालने में, पुल करने में हेल्प करते हैं। बस इनमें नुकसान थोड़ा सा है, इनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो सही नहीं होती उतनी ज्यादा। अब वर्टस ने इसमें थोड़ा सा एक्सेल करा है तो लोग उसको ले लेते हैं, पर अदरवाइज इनकी ग्राउंड क्लियरेंस के इशू होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि यार वहां जाएं, खड़ी करें और परेशानी होगी, लग जाए कुछ नीचे। तो इसके चलते थोड़ी सी सेल्स इसकी डाउन हुई, पर धीरे धीरे वापस से ट्रैक पे आ रही है। अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हो कि भैया कल को रीसेल किसकी सबसे अच्छी हो सकती है, तो मैं आपको क्लियर करके चलूंगा कि जो रीसेल है वो कार के मॉडल पे काफी ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होंडा सिटी बेचते हो तो उसकी काफी ज्यादा रीसेल आपको अच्छी मिल सकती है। वहीं पे अगर आप एक बार को स्कोडा स्लाविया को बेचने जाओगे, तो जब तक आपको एक समझदार बायर जिसे पता है कि भैया जर्मन क्या है, खर्चे क्या है, उस तरीके का बायर नहीं मिलेगा, उसकी कोई रीसेल नहीं है और उसे ढूंढने में भी काफी टफ होगा। तो जो आपकी रीसेल है मुझे लगता है वो काफी ज्यादा मैटर करती है कि आपने किस सेगमेंट में कौन सी कार ली। उसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। तो आज हमने काफी बात करी, आई होप आपको इससे काफी आइडिया आए होंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।